हेलो माय सीएमए इंटर स्टूडेंट्स। क्या है मेरे पास आज मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 1 रेलिवेंट फॉर दिसंबर 24 एग्जामिनेशन राइट। देख के आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव एक्चुअली अटेम्प्टेड दिस पेपर और हैवंट अटेम्प्टेड दिस पेपर येट। अभी तो सेट 1 की हम बात कर रहे हैं फिलहाल। तो वैसे आपको एक एग्ज़ाम इन्वायरमेंट में ये ज़रूर अटेम्प्ट करना चाहिए। इफ़ यू आर नॉट गिविंग एनी अदर टेस्ट ऑफ कोर्स, तो एक एटलीस्ट एग्ज़ाम बिफोर एग्ज़ाम तो ज़रूर होना चाहिए। बट इफ़ यू हैव अटेम्प्टेड इट एंड यू हैव फेस सम प्रॉब्लम्स, आई एम राइट हियर। इफ़ यू हैवंट अटेम्प्टेड इट बट आपको लगता है यार मैम 3 घंटे लिख तो नहीं पाएंगे, तो यहाँ पे क्विक डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं पूरे के पूरे MQP का। वाई? बिकॉज जो क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं दे आर ऑफ कोर्स इम्पॉर्टेंट, है ना, वी ऑल नो दैट। तो हमारे जो MQP होते हैं उसको हमें कभी भी किसी भी हाल में नहीं छोड़ के जाना है। आई नो यू ऑल आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, शॉर्ट ऑफ टाइम, है ना, और आप बहुत मेहनत कर रहे हो और कोशिश कर रहे हो कि किस तरीके से मैम क्या क्या कवर कर लें कि एग्ज़ाम्स जो हैं हमारे वो क्लियर हो जाएं। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे ऐसे हैं, इनफैक्ट आई वुड से 100% ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर वाचिंग दिस वो ऐसे ही होंगे कि यार आई वांट टू क्लियर द एग्ज़ाम्स, है ना। तो एग्ज़ाम्स तो हर कोई क्लियर करना चाहता है। ऐसा कोई है जो पढ़ तो रहा है, ठीक है, बस पढ़ रहे हैं मैम, हम तो यहाँ पर नॉलेज एक्वायर करने के लिए पढ़ रहे हैं, हमारा एग्ज़ाम क्लियर करना तो कोई इंटेंशन है ही नहीं। तो ऐसा तो कोई नहीं है ना। एग्ज़ाम तो सबको क्लियर करने हैं। अब देखो, एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए दो चीज़ें ज़रूरी होती हैं। एक चीज़ होती है आपकी मेहनत, ठीक है, आप कितना अच्छे से डिवोट करते हो, कितने अच्छे से याद करते हो, कितने अच्छे से मेहनत करते हो, प्रिपरेशन करते हो इन द गाइडेंस दैट वी यूजुअली प्रोवाइड, है ना। दूसरा होता है आपका एक स्टेट ऑफ माइंड। बहुत 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 करेक्टली बोला गया है कि अगर इफ़ यू वांट टू क्लियर योर एग्जाम्स बट यू थिंक यू कांट, ट्रस्ट मी यू वॉन्ट, ठीक है। तो एक सेल्फ बिलीफ लेके आओ कि यार आई एम डूइंग दिस एंड आई विल डू दिस, ठीक है। ओ आई फाउंड अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, चलो इसको नोट करते हैं, इसको क्रैक करना। अगर ये एग्जाम में आया ना तो इसको तो एकदम फोड़ के रख देंगे, है ना। तो वो एक जो माइंडसेट होना चाहिए ना, उसको आपको एक्वायर करना है। एक विनर्स माइंडसेट के साथ आज से पढ़ाई करनी है। उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है एंड लेट्स बिगिन। मैम हाउ आर वी गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चंस, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु कीप ऑन सेइंग कि मैम इंग्लिश में बोलो, मैम हिंदी में बोलो, है ना। तो भाई पढ़ तो हम इंग्लिश में ही रहे हैं, and of course it's in a mix of Hindi and English, but then it is going to be more of English क्योंकि English में ही पढ़ रहे हैं, questions पढ़ने हैं, answers करने हैं, है ना। I am not going to teach you exactly answer writing over here कि ये एक word ऐसे होना चाहिए, एक word ऐसे होना चाहिए, यहाँ paragraph change करना चाहिए। Why? Because we'll have an answer writing live session very soon coming for your attempt. तो यहाँ पे basically what are your key takeaways या आपको क्या मिलने वाला है। जैसे यहाँ पे हमारे पास सेक्शन ए है, कंपलसरी सेक्शन जो होता है, एग्जैक्टली वी हैव द सेम पेपर पैटर्न एज वाज इन द लास्ट अटेम्प्ट, राइट। तो सेक्शन ए है, कंपलसरी है, विच हैज़ 15 क्वेश्चंस एंड कैरिंग 2 मार्क्स ईच। तो इसमें जस्टिफिकेशन नहीं लिखना है। सबसे पहली बात, प्लीज़ जस्टिफिकेशन के चक्कर में मत पढ़ना। इट इज सिंपली रिटन चूज द करेक्ट ऑप्शन, प्लीज जस्ट चूज द करेक्ट ऑप्शन। जस्टिफिकेशन लिखने में देयर इज नो हार्म इन दैट, बट देन सेव योर टाइम एंड एनर्जी फॉर डिस्क्रिप्टिव आंसर्स, बिकॉज आई हैव सीन पेपर्स भी आराम से 2 मार्क के क्वेश्चन में सिर्फ आंसर चूज करने पे, लिखने पे आपको 2 नंबर मिल रहे हैं। सो जस्टिफिकेशन इज नॉट एट ऑल नीडेड, ठीक है। ओके, सेक्शन बी पे जब हम आते हैं तो वी हैव बीन गिवन 7 क्वेश्चंस एंड वी गेट अ चॉइस। चॉइस क्या, इसमें से 7 में से कोई भी 5 हमें सेलेक्ट करने हैं एंड एवरी क्वेश्चन इज गोइंग टू कैरी 14 मार्क्स। हर क्वेश्चन यूजुअली हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, सो 7 + 7 इज इक्वल टू 14। दैट्स हाउ the entire paper is. We have more of direct questions and less of case studies as always, ठीक है। तो ये देखो लास्ट वाला जो हमारा क्वेश्चन है ये हमारा एक तरीके की से केस स्टडी है, और बाकी जितने भी आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस मिल रहे हैं मोर और लेस दे आर डायरेक्ट क्वेश्चंस, ठीक है। सो चूज योर बैटल वाइजली, है ना। लड़ना तो है ही है, पर आपको किससे लड़ना है, किस क्वेश्चन से लड़ना है, वो बहुत वाइजली चूज करना। अभी हम उस पर आएंगे एंड what am I going to tell you in this particular session, क्या लिखना चाहिए, क्या नहीं लिखना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, and a quick understanding of all the questions, right? चलो, so let's begin, है ना। Section A compulsory, choose the correct option. I hope everyone is right here with me, making an effort, taking an attempt, right?
चलो, सो वी बिगिन. राइट टू प्रॉपर्टी इज अ फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, या नन ऑफ द अबव. एक प्रॉब्लम आती है अक्सर कुछ बच्चों को, और वो प्रॉब्लम क्या आती है जब आप क्या करते हो, ऊपरी ऊपरी पढ़ाई करते हो कि अरे यार बस यही यही पढ़ लेंगे एंड देन विल क्लियर द एग्जाम. तो वहां पे क्या होता है, सम पार्ट्स और सम थिंग्स आर नॉट इन द सिलेबस, या इंस्टीट्यूट की बुक में नहीं थे, या इधर से थे उधर से थे, या फिर ये इतना ही हमें पता है, इसके ऊपर नीचे का कुछ नहीं पता. तो ये प्रॉब्लम आती है. तो इसीलिए आई एम हियर. एंड अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो उसका मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड ज़रूर दूंगी. नाउ राइट टू प्रॉपर्टी बेसिकली इज, और वॉज रादर आई शुड से, अ फंडामेंटल राइट. ठीक है, तो इट वॉज इनिशियली रिकॉग्नाइज्ड एज अ फंडामेंटल राइट ओनली. अच्छा, बहुत सारे बच्चों को ये डिफरेंस भी नहीं पता होता है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बच्चे? फंडामेंटल राइट की अगर मैं बात करूं, देखो बोथ आर रिटन इन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना. तो ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स आर मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड फंडामेंटल राइट्स आर मेंशन समवेयर एल्स. नो, फंडामेंटल राइट्स भी आपके कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखी हुई है. फंडामेंटल राइट्स हमारे बेसिक ह्यूमन फ्रीडम होते हैं विच इज गिवन टू एवरी वन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन. लाइक एक छोटा सा बच्चा है, इफ दैट पर्टिकुलर पर्सन इज बॉर्न, ही विल हैव दैट फ्रीडम टू प्रैक्टिस हिज ओन रिलीजन, राइट टू स्पीच, इक्वालिटी. ये सारे क्या हैं, हमारी जो फंडामेंटल राइट्स हैं, बेसिक ह्यूमन राइट्स है ना, फंडामेंटल राइट्स, वो उसको मिल रहे हैं. बट अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल राइट की बात करें तो दे आर सम राइट्स विच आर एनश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन अपार्ट फ्रॉम दीज फंडामेंटल राइट्स, और वो राइट्स आर नॉट अवेलेबल टू एवरी वन. ठीक है, जैसे अब वो छोटा सा बच्चा है तो क्या उसको राइट टू वोट मिल जाएगी? नहीं. इट इज सब्जेक्ट टू अ कंडीशन कि हाँ भाई, व्हेन दैट पर्टिकुलर पर्सन इज एन इंडियन सिटीजन, ही अटेन्स द एज ऑफ 18, तब तो वो हमारी चीज़ें अलग हो जाती है. तो राइट टू प्रॉपर्टी क्या है, इनिशियली वो एक फंडामेंटल राइट थी. दैट मीन्स यू हैव द राइट टू एक्वायर, होल्ड प्रॉपर्टी, डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी. बट लेटर ऑन अमेंडमेंट के द्वारा इसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बनाया गया था. दैट येस, यू हैव द राइट, इफ दैट राइट इज, यू आर डिप्राइव्ड ऑफ दैट पर्टिकुलर राइट, इट इज एनश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, बट इट्स नॉट अ फंडामेंटल राइट. ठीक है, तो फंडामेंटल राइट की कुछ चीज़ें अलग होती हैं. ठीक है, मतलब वो तो आपसे कोई ले ही नहीं सकता. ठीक है, चलो. तो राइट टू प्रॉपर्टी इज अ पूछा है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट. अ कॉन्ट्रैक्ट इज अ, अब कॉन्ट्रैक्ट एक लीगल ऑब्लिगेशन है क्या? देखो, ये कंफ्यूज होने वाली कोई चीज़ ही नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज़ है. लीगल ऑब्लिगेशन मतलब क्या होता है? ऑब्लिगेशन मतलब क्या? यू आर बाउंड टू डू समथिंग. लीगल मतलब लीगली यू आर बाउंड टू डू समथिंग, है ना. तो अगर आप वो नहीं करोगे तो यू कैन बी ड्रैग टू द कोर्ट ऑफ लॉ, है ना. तो एक लीगल ऑब्लिगेशन सिर्फ लीगल ऑब्लिगेशन है क्या? वेल आई वुड से सिर्फ एक लीगल ऑब्लिगेशन कब होता है, जैसे मैं रोड पे चल रही हूँ, आई फाउंड अ मोबाइल फोन, है ना, तो आई एम अ फाइंडर ऑफ गुड्स, राइट. अब क्या मेरा फर्ज बनता है, इट इज़ अ लीगल ऑब्लिगेशन और लीगली आई एम ऑब्लाइज टू. या मैं घर पे थी, मेरे पास किसी और इंसान का पार्सल आ गया, उस पार्सल में क्या था, आईफोन था, गलती से मेरे पास डिलीवर हो गया. सो व्हाट इज इट? आई हैव अ लीगल ऑब्लिगेशन टू रिटर्न इट, दैट दिस इज नॉट माइन, है ना, और रिटर्न इट टू द पर्सन आई नो, है ना. तो वो क्या होता है, लीगल ऑब्लिगेशन होता है, जहाँ पे हम बोलते हैं कासी कॉन्ट्रैक्ट्स एक तरीके से, है ना. दे आर फॉर्मुलेटेड और दे आर इम्प्लाइड बाय लॉ. कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? वेयर टू पार्टीज एग्री, बिकॉज एग्रीमेंट, हाउ वी से दैट, इफ वी स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? सबसे पहले भाई एक ऑफर होता है, उसकी एक्सेप्टेंस होती है, फिर दैट बिकम्स द प्रॉमिस, प्रॉमिस व्हेन अकम्पनीड विद कंसीडरेशन बिकम्स एन एग्रीमेंट, एग्रीमेंट व्हेन एनफोर्सेबल बाय लॉ बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट. सो एग्रीमेंट प्लस लीगल एनफोर्सेबिलिटी और लीगल ऑब्लिगेशन, दैट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, है ना. तो सिर्फ लीगल ऑब्लिगेशन नहीं, बट एन एग्रीमेंट प्लस अ लीगल ऑब्लिगेशन, दैट इज हाउ अ कॉन्ट्रैक्ट इज. देन कम्स योर डॉक्ट्राइन ऑफ Caveat-Emptor applies. देर इज नो इम्प्लाइड कंडीशंस एंड वारंटीज. देखो लैंग्वेज थोड़ी सी 19-20 लिखी है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड द इंटेंशन एंड आंसर इट. The buyer discloses to the seller the particular purpose for which goods are required. The goods are sold by sample and the seller sells the goods by making fraud and the buyer believes it. ठीक है, अब 4 केसेस हमें दिए हुए हैं. सबसे पहले मतलब समझो. डॉक्ट्रिन ऑफ Caveat-Emptor मतलब क्या होता है? लेट द बायर बी वेयर, मतलब सेलर विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल. भाई तुम सामान खरीदने आए हो, तुम जांच पड़ताल कर लो, तुमको देख लो, जो तुमको देखना है समझना है. अब ये नहीं बोलना घर पे जाके एक धुलाई में ये तो ऐसा हो गया वैसा हो गया, है ना. So that is what the doctrine of Caveat-Emptor implies, right? But अब बायर आया है,
और वो बोल रहा है कि मुझे ना इस पर्पस के लिए चाहिए, तो हमारे पास कुछ एक्सेप्शंस होते हैं टू द कंसेप्ट ऑफ केवी टेम्पटर, है ना, डॉक्ट्राइन ऑफ केवी टेम्पटर, है ना। तो वहाँ पे उन दैट एक्सेप्शंस में केवी टेम्पटर अप्लाई नहीं करता है। भाई अगर आपने सैंपल से गुड्स बेचे हैं, ये दिखा के आपने मुझे बेचा है कि ये ऐसा पेन है, मैंने पेन चला के देखा और मैंने बोला ऐसे पेन मुझे 100 चाहिए, अब आपने अगले मुझे लाल पीले पेन भेज दिए, तो आई विल बी लाइक यार दिस डजंट करस्पॉन्ड टू द सैंपल, यू आर रिस्पॉन्सिबल, सेलर विल बी रिस्पॉन्सिबल। ऐसा नहीं है बायर देख लेगा, बायर कैसे देख लेगा, ठीक है। तो केवी टेम्पटर अप्लाइज, ये जो तीनों केसेस हैं ये बेसिकली आपके एक्सेप्शंस हैं टू द केवी टेम्पटर, एंड केवी टेम्पटर डजंट अप्लाई इन दीज केसेस, राइट। तो यहाँ पे व्हेन इट अप्लाइज देयर इज नो इम्प्लाइड कंडीशंस एंड वारंटीज, ठीक है। ओके, बैंकर इंक्लूड्स, अब ये सवाल कहाँ से आ रहा है मैम? देखो आपका जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट होती है ना, उसमें एक सेक्शन 3 आता है, बेसिकली बहुत छोटा सा इंटरप्रिटेशन क्लॉज विच आइडियली इज नॉट इवन टॉट टू यू, बट क्योंकि पूरे एक्ट में हम कई जगह पढ़ते हैं प्रोटेक्टिंग बैंकर, कलेक्टिंग बैंकर्स, हु इज अ बैंकर। भाई बैंकर कौन होगा? बैंक वाले होंगे, है ना। वो बैंक जो भी कंपनी है, लेट्स से वी हैव बैंक ऑफ बड़ौदा, है ना, दे आर एक्टिंग एज अ बैंकर, सो दैट इज अ बैंकर। एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन यहाँ पे दिया हुआ है कि एनी पर्सन हु इज एक्टिंग एज अ बैंकर एंड एनी पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक। व्हाट इज पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की यार फाइनेंशियल सर्विसेज हैं। जैसे अगर आई एम एन इंडिविजुअल, आई कैन गो टू अ पोस्ट ऑफिस एंड ओपन एन अकाउंट, और वहाँ पे भी मैं पैसे डिपॉजिट कर सकती हूँ, ठीक है। आई कैन इन्वेस्ट एंड डिपॉजिट, राइट, यू ऑल नो दैट, ठीक है। सो वेरी सिंपल, एनी पर्सन एक्टिंग एज अ बैंकर एंड एनी पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक, ओके। Now, question number 5. What are the rights of partners after dissolution? डिसोल्यूशन के बाद उनकी क्या राइट्स होती हैं? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन तो बहुत ही इजी लगता है, ऑल ऑफ द अबव। भाई उनको सरप्लस मिलेगा अकॉर्डिंग टू देयर राइट्स, है ना। टू हैव बिजनेस वूंड अप आफ्टर डिसोल्यूशन in different situations and cases. To have the property of the firm applied in payment of debts and liabilities of the firm, undoubtedly yes, है ना। तो ये सेक्शन 46 में हमने पढ़ा है, तो ये सारी की सारी राइट्स अवेलेबल हैं। क्वेश्चन नंबर 6, वेदर HUF कैन बिकम पार्टनर इन LLP? क्या HUF LLP में पार्टनर बन सकता है? द आंसर इज अ बिग नो। क्यों? क्योंकि LLP में लिखा है दैट ओनली एन इंडिविजुअल और अ बॉडी कॉर्पोरेट कैन बिकम अ पार्टनर इन LLP। HUF तो नहीं होता है ना, इंडिविजुअल या बॉडी कॉर्पोरेट, तो वो नहीं बन सकते हैं। नो नो नो, क्लियर कट नो। एज ऑफ एडोलेसेंट वर्कर एज पर फैक्ट्रीज एक्ट इज, अब देखो फैक्ट्रीज एक्ट में ना हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं। हमने एक चाइल्ड पढ़ा है, हमने एक एडोलेसेंट पढ़ा है, हमने एक एडल्ट पढ़ा है, और हमने एक यंग पर्सन पढ़ा है ना। तो चाइल्ड कौन होता है? बिलो 15 ईयर्स। एडोलेसेंट कौन होता है? हु हैज कंप्लीटेड 15 ईयर्स बट हैज नॉट कंप्लीटेड द एज ऑफ 18 ईयर्स। उसके ऊपर का क्या हो गया? एडल्ट हो गया। और जो चाइल्ड और एडोलेसेंट होते हैं दोनों को हम यंग पर्सन कहते हैं। एंड जो चाइल्ड बिलो 14 ईयर्स होता है, ही इज नॉट अलाउड टू वर्क इन द फैक्ट्री, है ना। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, यू डोंट हैव टू बी कंफ्यूज्ड इन दैट। यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया, एज ऑफ एडोलेसेंस हु हैज कंप्लीटेड 15 ईयर्स बट नॉट 18 ईयर्स। Next question. Gratuity is payable to an employee. Wow. Section 4, the very basic section of Payment of Gratuity Act, जहाँ पे हम पढ़ते हैं gratuity is payable on superannuation, retirement, resignation, death or disablement. So in all the above cases, मैं सबको मार्क करती गई. In all the above cases. Okay. Very simple. The next question, while filing appeal to EPF Appellate Tribunal, the employer has to deposit what amount, what percentage of the amount due from him? देखो हमने देखा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर पास करती है ना, सेक्शन 7A में, 7B में, 7C में। उसके बाद क्या हो सकता है, जो हमारी मतलब जैसे एम्प्लॉयर है, तो एम्प्लॉयर इज डिससैटिस्फाइड, बोल रहा है नहीं नहीं हमारा तो इतना बनता ही नहीं है, गलत ऑर्डर पास हुआ है, तो वो अपील कर देते हैं EPF Appellate ट्रिब्यूनल में। बट वो उनको बोलती है कि जितना भी आपका अमाउंट है, पहले आप 75% ऑफ दैट अमाउंट को डिपॉजिट कराओ, तब हम मानेंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मेंबर ऑफ ESI
shall cease to be a member if he fails to attend dash consecutive meetings. यार not just member of ESIC जो हमारी एम्प्लॉय कॉरपोरेशन की अगर हम बात करें तो नॉट जस्ट कॉरपोरेशन बट स्टैंडिंग कमिटी जो हमारी मेडिकल बेनिफिट काउंसिल होती है सबकी अगर आप मेंबर हो और आप कंटिन्यूसली 3 कंजिक्यूटिव मीटिंग्स में को अटेंड नहीं करते हो तो भाई यू सीज टू बी दैट मेंबर. बट ऑफ कोर्स वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर दैट इट कैन बी रिस्टोर. तो हमारे सीजी ने रूल्स बनाए हुए हैं उन रूल्स के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं हम इस मेंबरशिप को रिस्टोर भी कर सकते हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ द प्रॉक्सी शैल बी डिपॉजिटेड विद द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी डैश बिफोर द कंडक्ट ऑफ द मीटिंग. वेरी सिंपल, सेक्शन 105 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013. प्रॉक्सी अपॉइंट करना अलाउड है ना. तो कोई भी बंदा अगर मीटिंग नहीं अटेंड कर पा रहा है तो वो अपने प्रॉक्सी फॉर्म सबमिट कर देता है. कितने टाइम पहले? 48 आवर्स. मतलब 50 घंटे पहले किया तो चलेगा क्या? चलेगा मैम. 60 आवर्स पहले किया तो चलेगा क्या? चलेगा. 20 आवर्स पहले किया तो ना, नहीं चलेगा. मीटिंग के अगर 20 आवर्स पहले आपने डिपॉजिट वो किया है प्रॉक्सी फॉर्म तो वो प्रॉक्सी फॉर्म क्या हो जाता है? इनवैलिड हो जाता है. ठीक है, तो कितने टाइम पहले करना है? 48 आवर्स पहले. ठीक है, ओके. New definition of wage under code specifically excludes which of these. तो हमारे पास जो code on wages है उसमें नई definition आई थी wages की कि wages is not going to include bonus, HRA, pension, PF, gratuity, right? आपका जो conveyance होता है, जो retrenchment compensation होता है, ये सब कुछ include नहीं होने वाला है. तो bonus हटा दो, conveyance हटा दो, HRA हटा दो, सब हटा दो. All of the above. नेक्स्ट, अकासी कॉन्ट्रैक्ट. अरे कासी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है ना. इट इज लाइक एन इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है ना, जस्ट टू प्रिवेंट दैट अनजस्ट एनरिचमेंट. व्हाट इज अनजस्ट एनरिचमेंट? अनजस्ट मतलब अनफेयर, एनरिचमेंट मतलब किसी को फायदा. तो अनफेयर बेनिफिट किसी को ना हो इसलिए ही ये इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है. जैसे मेरे पास आईफोन आ गया, अब ये तो मेरे को अनफेयर फायदा हो गया ना, तो ये नहीं होना चाहिए. जिसका है भाई उसको होना मिलना चाहिए, है ना. तो इसीलिए एक इम्प्लाइड बाय लॉ है. भैया तुम रख लोगे तो ऐसे थोड़ा रखने देंगे. ठीक है ना. तो अकासी कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट्स ओनली अ लीगल ऑब्लिगेशन. फाइन, ओके. What would be the position where a minor elects not to become a partner? See, minor जब major हो जाता है, once he attains the age of maturity, he has a span of 6 months to select whether he wants to become the partner or he wants to discontinue, है ना. If he wants to become a partner, तो भाई आपको नोट वो दे. If he doesn't want to become a partner, he has to give the public notice, right? अगर नहीं देते हैं 6 महीने के अंदर तो मान लेते हैं कि भैया तुम पार्टनर बन रहे हो, है ना. अब वेयर ही इलेक्ट्स नॉट टू बिकम अ पार्टनर तो क्या क्या चीज़ें होती हैं? आपको पब्लिक नोटिस देनी होती है और जब तक आप पब्लिक नोटिस नहीं देते तब तक क्या होता है, जो आपकी राइट्स लायबिलिटीज़ थी वही वहाँ तक रहती हैं एज अ माइनर, है ना. यू आर एंटाइटल टू स्यू द पार्टनर्स फॉर द शेयर ऑफ प्रॉपर्टी एंड प्रॉफिट्स, मतलब अभी तक जो भी आपका था. एंड यू शैल नॉट बी लायबल फॉर द एक्ट्स आफ्टर द डेट ऑफ नोटिस, क्योंकि अब तो आप पार्टनर बने नहीं. तो ये सब चीज़ें तो हैं, ऑल ऑफ द अबव. And the last question in section A, question number 15. The minimum administrative charge payable by the employer to the fund is. हाँ, ESI फंड जो हमारा होता है तो मिनिमम एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज पे करना होता है ना. तो कितना होता है मिनिमम? देखो अब यहाँ पे इन जनरल केस लिखा हुआ है तो विल मार्क इट एज 500. बट आपको एक बात और याद रखनी चाहिए इन जनरल, ठीक है, कि अगर कोई कंट्रीब्यूटरी नहीं होता है तो जो मिनिमम चार्ज होता है वो होता है 75. ठीक है, otherwise it's 500. So in general it's 500. ठीक है. Moving to section B. Section B. Question number 2A. 2 or more persons are said to be consent when they agree upon the same thing in the same sense. हाँ या ना यार, consent क्या होती है? Discuss the reason. Discuss with reason the consequences of absence of consent and free consent. मतलब अगर consent नहीं है या free consent नहीं है तो क्या चीज़ें होंगी? Basically you have to write what is consent, what is free consent, when consent is not free, और उसके consequences क्या होते हैं.
कंसिक्वेंसेस। जैसे व्हेन द कंसेंट इज नॉट फ्री, कंसेंट इज कॉज्ड बाय कोअर्शन, तो कोअर्शन से कंसेंट अगर कॉज हुई है तो कॉन्ट्रैक्ट का उस पर क्या रिजल्ट पड़ेगा, द कॉन्ट्रैक्ट इज गोइंग टू बी वॉइडेबल। सो यू हैव टू राइट अबाउट ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। कंसेंट क्या होती है? सुबह सुबह एक दिन आप उठ के निकले, आपने देखा बाहर यार मम्मी बड़ा मुस्कुरा रही है, आप भी मुस्कुराए। अब दोनों के दिमाग में अलग अलग चीज़ें चल रही हैं। आपका डेली का स्ट्रगल होता है, यू हैव टू गो आउट विद फ्रेंड्स, प्ले फुटबॉल ये वो, और मम्मी के साथ पूरी की चिकचिक होती है, आज फिर जा रहा है नालायक, पढ़ाई लिखाई तो गई तेल लेने, ये वो ऐसे ऐसे होता है। आज मम्मी मुस्कुराई, आपको लगा चलो आज चिकचिक नहीं होने वाली है, आज तो मम्मी खुश है, आज तो मम्मी जाने देने वाली है। मम्मी मुस्कुराई, मम्मी इसलिए मुस्कुराई कि अरे आज बेटा उठ के आया है और स्माइल कर रहा है, मतलब आज ये जाएगा नहीं खेलने, और आज तो भाई नवरात्रि का पहला दिन है तो मुझे तो ये मंदिर लेके जाने वाला है। अब आपने बाहर बाइक निकाली और आके पीछे मम्मी बैठ गई। अब आप मम्मी को देख रहे हो, मम्मी आपको देख रही है, मम्मी सोच रही चल क्यों नहीं रहा, आप सोच रहे मम्मी उतर क्यों नहीं रही है ना। तो दोनों के दिमाग में क्या हो रहा है, अपनी अपनी बातें चल रही है। क्या यहाँ पे कंसेंट थी? अब आप मम्मी को बोलने लगे, आपने तो बोला था कि मैं जा सकता हूँ, मम्मी ने ऐसा कब बोला था? और मम्मी सोच रही हैं तूने तो बोला था कि तू मुझे मंदिर लेके चल, आपने ऐसा कब बोला था? वो सोच रही थी, आप सोच रहे थे, है ना। सो क्या ये कंसेंट है? कंसेंसस एड ईडम है? द आंसर इज नो। वी बोथ आर थिंकिंग देयर इज नो आइडेंटिटी ऑफ माइंड्स। आइडेंटिटी ऑफ माइंड्स बहुत ज़रूरी होता है, मतलब दोनों जो एक ही चीज़ सोच रहे हों, ठीक है ना। तो there could be implied contracts also, we all know that, right? There could be an implied offer, there could be implied contracts, right? You have to agree to the same thing in the same sense, है ना। तो two or more persons are said to be in consent if they agree upon the same thing in the same sense, उसको हम बोलते हैं consent, ठीक है। अगर इस consent में कोई भी error है, कोई भी flaw है, ठीक है, या missing है, then that is not free consent or that is absence of consent, ठीक है ना। तो अब हमने बहुत सारे केसेस पढ़े हैं व्हेन द कंसेंट इज नॉट फ्री, लाइक वी हैव पूरे हमारे पास सेक्शन है यार, सेक्शन 15 से शुरू होता है, कोअर्जन है, अनड्यू इन्फ्लुएंस है ना। ये मेरे पास पेपर आई थिंक सिर्फ क्वेश्चन वाला ही है। आई एक्चुअली जस्ट अ सेकेंड, यप राइट, आई हैव इट ओवर हियर, है ना। तो यहाँ पे ये देखो, तो ये आपको सारे के सारे केसेस क्या करने पड़ेंगे, लिखने पड़ेंगे कि कोअर्शन है। भाई कोअर्शन क्या होता है? व्हेन यू थ्रेटन, ठीक है, कि भाई अगर तुम ये कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं करोगे, किसी को गन पॉइंट पे रखा और बोल रहे हो कि कॉन्ट्रैक्ट करो, सो दैट इज व्हाट कोअर्शन। सो इफ आपने दूसरे बंदे की कंसेंट ऐसे ऑब्टेन की है, आपको उसका एक लैंड चाहिए था 2 लाख रुपए में, ठीक है, उस लैंड की वैल्यू शायद 5 लाख रुपए, आपने उसको गन पॉइंट पे रखा और बोला 2 लाख में देता है कि नहीं, उसने साइन कर दिया, तो वी बोथ हैव एग्रीड टू द सेम थिंग इन द सेम सेंस। कंसेंट तो है, बट द कंसेंट इस कंसेंट में क्या है, फ्लॉ है। क्यों? क्योंकि ये कंसेंट इज नॉट फ्री बिकॉज इट इज कॉज्ड बाय कोअर्शन। Consent is said to be free when it is not caused by coercion, undue influence, misrepresentation or like things, ठीक है। If it is caused by coercion, that means the consent is not free, है ना। तो दूसरा क्या हो गया हमारा, undue influence। undue influence में क्या होता है, पहली तो कोई आपके बीच में रिलेशनशिप होती है, जैसे डॉक्टर क्लाइंट की रिलेशनशिप है, और रिलेशनशिप ऐसी होती है व्हेन वन पर्सन इज इन अ पोजीशन टू इन्फ्लुएंस द अदर पर्सन, तो उसकी विल को इन्फ्लुएंस हम कर पाते हैं। तीसरा हमारा केस आता है फ्रॉड का। फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन में समझने वाली बात ये है कि दोनों में कुछ तो धोखा हो रहा है ना। मैंने किसी को कोई बात बोली, अब मैंने सही इंटेंशन से अगर बोली, मैंने कोई रिप्रेजेंटेशन दिया, मतलब आई हैव सेड समथिंग कि हाँ ये तो ऐसा होगा। अब वो रिप्रेजेंटेशन मैंने गलत दिया, बट मेरा इंटेंशन आपको धोखा देना नहीं था, मतलब मुझे खुद भी यही मान रही थी, इट्स नॉट विलफुल, इट्स इनोसेंट, तो वो मिस रिप्रेजेंटेशन मानी जाती है। बट अगर वो विलफुली मैं कर रही हूँ देन दैट इज़ फ्रॉड, ठीक है। जान के कोई चीज़ छुपा ले रही हूँ, ठीक है, या फिर कुछ गलत बता दे रही हूँ जान के, इंटेंशन से वो फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन का हमें पता चलता है, सेक्शन 17 एंड 18, ठीक है। इसकी बात आती है हमारी मिस्टेक्स। नाउ यहाँ पे ना बच्चों को अक्सर बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है, और यहाँ पे जिस तरीके से लिखा है ना, वहाँ पे कन्फ्यूजन होना और ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये मेरे हिसाब से थोड़ा सा चीज़ें सही नहीं लिखी हैं, मतलब इस ढंग से लिखी हुई है कि बच्चों को कन्फ्यूजन ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे जनरल चीज़ें समझो, ठीक है। यहाँ तक हमने जितने भी केसेस देखे मिस रिप्रेजेंटेशन के, उसका कंसिक्वेंस क्या है, इफ़
the consent is obtained by coercion, fraud, misrepresentation, undue influence, the contract is voidable. However, if the consent is obtained by mistake, it may be valid, it may be void. ठीक है, अब क्या होता है, मिस्टेक ऑफ लॉ है. अगर आपको अपने देश का लॉ कैसे नहीं पता है यार, ये ऐसे कैसे बोल सकते हो. मतलब खाना खाने गए, वहां पे मेन्यू कार्ड में लिखा है जीएसटी एक्स्ट्रा लगेगा. ठीक है, आपने बोला यार ये जीएसटी एक्स्ट्रा लगेगा, तो 5 ही रुपए तो जीएसटी होता है ना. बोल रहा है 5 रुपए नहीं होता है, 5% होता है. आप उससे झिक कर रहे हो, नहीं नहीं इस पे 18 होता है, इस पे 18 रुपए होता है. अब आप कुछ भी बोल रहे हो. सो इफ यू डोंट नो द लॉ ऑफ योर ओन कंट्री, वहां पर लिखा है ना जीएसटी एक्स्ट्रा, यू कैन नॉट डिनाई, नहीं द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइडेबल, आई एम गोइंग टू रिसाइन इट. नहीं भैया, ऐसा नहीं होता है. ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट आपका वैलिड है. ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या होता है, वैलिड ही होता है इन जनरल. हमारे पास अलग केसेस हैं, उसे मैंने आपको इतना डिटेल में अभी हम नहीं बता रहे हैं. ठीक है, मिस्टेक ऑफ लॉ ऑफ अ फॉरेन कंट्री, इसको ट्रीट किया जाता है एज मिस्टेक ऑफ फैक्ट, और ये वॉइड होता है. ट्रीटेड एज मिस्टेक ऑफ फैक्ट. ठीक है, एज मिस्टेक ऑफ फैक्ट. वही मैं बोल रही हूँ, यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ गलत सी लिखी हुई है. ठीक है, तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, इसीलिए मैं यहाँ पे चीज़ें आपको क्लियर कर रही हूँ. मिस्टेक ऑफ फैक्ट बायलैटरल मिस्टेक है, मतलब मैं भी गलत सोच रहा हूँ, आप भी गलत सोच रहे हो, तो ये तो वॉइड ही हो गया ना यार. कंसेंसस एड इडम, मतलब हम किसी ऑब्जेक्ट की बात करें, वो ऑब्जेक्ट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है. और यूनिलेटरल मिस्टेक है, सो दिस इज वैलिड इन जनरल, दिस इज वैलिड इन जनरल. ठीक है, तो इतना दिमाग में भर के रखना. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, डिस्कस द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी. कॉन्ट्रैक्ट एट नहीं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एट द एंड द राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर व्हेन स्यूड. क्या है भाई कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, क्या होता है. एक बंदा प्रॉमिस कर रहा है कि तुमको जो भी नुकसान हुआ है, ठीक है, उसकी मैं भरपाई करूंगा. Whatever loss you have suffered, I promise to save you from the loss which has been caused by the conduct of the promiser or any other person. ठीक है ना. ओके, तो अब राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर क्या क्या होती हैं. बेसिकली हमने जो सेक्शन पढ़ा है, एक सेक्शन 124 है और एक सेक्शन 125 है, यही 2 सेक्शन हमारे आते हैं. तो सेक्शन 125 में हमको एक लिस्ट मिलती है राइट्स की. वो राइट्स क्या क्या होती हैं, आपको ये तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि वो आपको लॉस से निकाल के लेके आ रहा है. इसके अलावा और क्या चीज़ें होती हैं, इट इज़ हिज ड्यूटी एंड यू आर एंटाइटल टू ऑल द डैमेजेस. अब आपको डैमेजेस किस किस रिस्पेक्ट में हो सकते हैं. डैमेजेस, सबसे पहली बात तो आपको स्यूट फाइल किया गया आपके ऊपर, है ना. जैसे लेट्स टेक अ क्विक एग्जांपल. इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स हमारे क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी होते हैं, राइट. सो मे बी आई एम अ डायरेक्टर इन अ कंपनी और मेरे एक्ट्स के अगेंस्ट इंश्योरेंस लिया गया है कि भाई अगर कोई भी लायबिलिटी अट्रैक्ट होगी इन द कैपेसिटी एज अ डायरेक्टर, देन इंश्योरेंस कंपनी इज गोइंग टू पे, राइट. अब होगा क्या, एज अ डायरेक्टर कुछ गड़बड़ हुआ, थर्ड पार्टी ने मेरे ऊपर केस फाइल कर दिया और बोला कि यार आपको तो इतना डैमेज देना पड़ेगा, मैंने तो इंश्योरेंस ले रखा है. वो जो मैं इंडेमनिटी होल्डर हूँ और जो इंडेमनिटी मुझे प्रोवाइड कर रहा है वो इंश्योरेंस कंपनी, उसने मुझसे प्रॉमिस किया है दैट आई प्रॉमिस टू सेव यू फ्रॉम द लॉस कॉज्ड बाय द कंडक्ट ऑफ द प्रॉमिसर हिमसेल्फ और बाय द कंडक्ट ऑफ एनी अदर पर्सन. ठीक है ना. तो वो मेरे को लॉस से निकाल के लेके आने वाला है. अब उन्होंने जो मेरे ऊपर केस फाइल किया, उसमें क्या मेरे खर्चे होंगे, ऑफ कोर्स होंगे. उसमें क्या मुझे डैमेजेस पे करने पड़े, ऑफ कोर्स डैमेजेस ही तो मुझे पे करने पड़ गए. 2 लाख रुपए उन्होंने मुझसे मांगे, 2 लाख रुपए कौन पे करेगा, ये पे करेंगे. क्या ये मेरा अधिकार है, द आंसर इज येस. सो ऑल द डैमेजेस व्हिच आई एम कंपेल्ड टू पे इन अ सूट, दैट आई विल take from you, right. So I am entitled to recover from the promiser this particular amount. Secondly, the cost which I have to bear or I am compelled to pay in a suit, right, in defending the suit, या फिर मैंने किसी के ऊपर केस फाइल किया, so in bringing the suit or whatever the case be, right, and all other sums. भाई मुझे ये खर्चा हो गया, वो खर्चा हो गया. I am a prudent man in this particular situation, whatever other expenses I had to incur, right,
विच डू नॉट कॉन्ट्रडिक्ट टू योर ऑर्डर्स, मतलब आपने अगर बोला था ये मत करना फिर भी मैंने किया तो आप मुझे पैसे नहीं दोगे, बट ठीक है अगर इन जनरल एज अ प्रूडेंट मैन मुझे कुछ करना है तो वो सारे कॉस्ट के भी पैसे क्या करते हो आप देते हो, तो इन जनरल आपको ये सारे के सारे राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, राइट। जस्ट अ सेकेंड। देखो ये जो टॉपिक है आपका, इसमें तो आप कितना भी लिख दोगे तो कम ही रहेगा, बिकॉज आइडियली यू हैव टू रीड दिस पर्टिकुलर टॉपिक इन डिटेल, है ना। तो बहुत ज़्यादा ये डिटेल में आप वाइंडिंग अप पढ़ते हो इन एलएलपी, मतलब वाइंडिंग अप ऑफ एलएलपी इन योर सिलेबस, बट इतना समझ लो कि कभी भी बहुत इन डेप्थ, मैंने जब क्लास में भी कराया तो भी मैंने आपको बताया है कि कभी भी ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगा कि आपको बहुत ज़्यादा इन डेप्थ आ रहा हो, राइट। तो आप यहाँ पे क्या पूछा गया है भैया कि प्रोसीजर बताओ वाइंडिंग अप का क्या होता है। वाइंडिंग अप होती तो दो तरीके से है, एक तो वॉलेंटरी वाइंडिंग अप है, उसका प्रोसेस हमारा अलग होता है, मोर और लेस, राइट, मतलब मोर और लेस सिमिलर ही होता है बट फिर भी कुछ चीज़ें अलग होती है, और एक होता है हमारी वाइंडिंग अप, है ना, मतलब कंपलसरी वाइंडिंग अप आप समझ लो, जो सेक्शन 64 हमने पढ़ा है वाइंडिंग अप बाय ट्रिब्यूनल, राइट। तो उसमें हम क्या ग्राउंड्स पढ़ते हैं कि अगर एलएलपी डिसाइड कर ले कि उनको वाइंडिंग अप होना है एंड दे कंसेंट टू द प्रोसेस, तो भाई वाइंडिंग अप हो जाती है। वाइंडिंग अप कौन करा रहा है, ट्रिब्यूनल करा रहा है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, मोर देन 6 मंथ्स आपके जो नंबर ऑफ पार्टनर्स हैं वो 2 से कम है, ठीक है। उसके बाद यू आर नॉट एबल टू पे योर डेट्स, ठीक है। उसके बाद अगर आपने इंडिया की सोवरेनिटी के अगेंस्ट काम किया है या फिर आप फाइलिंग नहीं कर रहे हो, कितनी फाइलिंग नहीं कर रहे हो, फॉर एनी 5 कंजिक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर्स, राइट। और लास्ट आता है हमारा जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड्स। तो इन ग्राउंड्स पे क्या हो जाती है, वाइंडिंग अप होती है। अब द प्रोसेस आइडियली इज इलेबोरेट, प्रोसेस इज बिग, बट यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे विद अ वेरी सिंपल थिंग, ठीक है। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सबसे पहले बात करते हैं पेटिशन की, ठीक है। पेटिशन फॉर वाइंडिंग अप, एप्लीकेशन दी जाती है ट्रिब्यूनल को दैट वी वांट टू वाइंड अप, राइट। वॉलेंटरी के केस में भी अगर मैं बात करूं तो वो भी जो हमने फर्स्ट राउंड देखा जब वाइंडिंग अप बाय ट्रिब्यूनल हो रही है, और बाकी चीज़ें तो हमने देखी ही हैं, ठीक है। तो सबसे पहले पेटिशन दिया, ट्रिब्यूनल ने डिसाइड किया, कंसिडर किया कि होना चाहिए नहीं होना चाहिए, एक लिक्विडेटर अपॉइंट होता है। लिक्विडेटर जो अपॉइंट होता है विद इन 30 डेज ऑफ पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन, अगर हम वॉलेंटरी वाइंडिंग अप की बात कर रहे होते हैं तो इन बोथ द केसेस एनीवेज लिक्विडेटर इज अपॉइंटेड, राइट। तो वाइंडिंग अप का ऑर्डर अगर ट्रिब्यूनल पास कर रहा है तो ट्रिब्यूनल विल अपॉइंट लिक्विडेटर, है ना। लिक्विडेटर को पूरा का पूरा प्रोसेस कैरी आउट करना होता है। दे हैव टू देयर आफ्टर दे हैव टू मेक अ पब्लिक अनाउंसमेंट जहाँ पे वो क्लेम्स इनवाइट करते हैं, क्लेम्स को सेटल करते हैं, ठीक है। जितने भी एसेट्स होते हैं उससे फंड्स जनरेट करते हैं, एसेट्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इन अ मैनर विच इज हैज़ टू बी डन विच इज़ गिवन, राइट। और उसके बाद एलएलपी को देयर आफ्टर वो डिसॉल्व करते हैं, दे फाइल द ऑर्डर, फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स वगैरह हमारी जो भी होते हैं वो सारी की सारी चीज़ें हो जाती है, ठीक है। अगेन आई वुड से द प्रोसेस इज एक्चुअली वेरी इलेबोरेट, और ये थोड़ा सा बच्चे के जजमेंट पे होता है। अगर आप मुझसे पूछो तो आई वुडेंट राइट द सेम आंसर विच द इंस्टीट्यूट हैज़ गिवन, मैं इसको थोड़ा और इलेबोरेट करके लिखती अगर मुझसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता तो, ठीक है। बट हाँ, जितना इन्होंने लिखा है उतना तो ज़रूर लिखती, एंड आई थिंक फॉर अ क्वेश्चन ऑफ 7 मार्क्स दिस शुड बी सफिशिएंट, ठीक है। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आंसर दिख रहा है, क्वेश्चन क्या है हमारा अगला, हाँ, डिस्कस द सर्कमस्टांसेस व्हेन अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज डिसऑनर्ड। बिल ऑफ एक्सचेंज की बात कर रहे हैं। देखो बिल एक ऐसी चीज़ है, जैसे प्रॉमिसरी नोट में यू डोंट नीड एक्सेप्टेंस, पर बिल में आपको एक्सेप्टेंस चाहिए होती है, चेक में भी यू डोंट नीड एक्सेप्टेंस, है ना। तो बिल ऑफ एक्सचेंज का डिसऑनर थोड़ा सा अलग होता है। बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है, द डिसऑनर मे बी बाय नॉन एक्सेप्टेंस और बाय नॉन पेमेंट, है ना। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है, वैसे तो जब बिल बनता है तो तुरंत हम भेज देते हैं, जैसे मैंने बिल बनाया, मैंने बोला कि पे टू शिवांगी और माई ऑर्डर सम ऑफ ₹20,000, अब आपको साइन कर रहा है बिकॉज आप पे कर रहे हो, मैंने आपके लिए ऐसे नहीं बनाया है, प्रॉमिसरी नोट नहीं, आई प्रॉमिस टू पे, बिल है। तो बिल में हम क्या करते हैं, आई एम द ड्रॉ, मैं बना रही हूँ, मैं आपको दूंगी, यू आर द ड्रॉई, आपके ऊपर बिल बना है, आप उसको एक्सेप्ट करोगे, ठीक है ना। तो आप क्या करते हो, एक्सेप्ट करते हो, ठीक है। तो आप एक्सेप्टर भी बन जाते हो, है ना। तो मैंने आपको बोला है पे टू शिवांगी और माय ऑर्डर वॉट एवर इट बी, है ना। अब हो सकता है कि यार मैंने बिल तो बना लिया, मैंने तुमसे बोला कि ठीक है बिल है, और बिल को मैं क्या कर रही हूँ, इधर उधर ट्रांसफर हो रहा है, नेगोशिएट हो रहा है विदाउट एक्सेप्टेंस। तो जब बंदा एक्सेप्ट कराने गया तो नॉन एक्सेप्टेंस हो गई, ठीक है, या फिर
वो ड्यू डेट आई, मैच्योरिटी आई, वो पेमेंट नहीं हुई तो नॉन पेमेंट हो गई, ठीक है। तो बोथ दी सिचुएशन कुड हैपन, राइट। एंड सेकेंडली रोल ऑफ अ नोटिस की अगर हम बात करें तो भाई नोटिस तो देनी ही पड़ेगी, क्योंकि जितनी प्रायर पार्टीज हैं सबको हम नोटिस देते हैं, सो होल्डर मस्ट गिव द नोटिस, राइट। आप राइटिंग में दो, ओरल में दो, बाय पोस्ट देते हैं, रीजनेबल टाइम के अंदर अंदर हमें नोटिस देनी चाहिए, प्लेस और टाइम के बारे में भी हमने पढ़ा हुआ है। एंड देन कम सर्टेन केसेस जब नोटिस इज नॉट मैंडेटरी, है ना, जब नोटिस देना इज नॉट मैंडेटरी। कौन सा, देखो कई बार एंडोर्समेंट की भी अगर हम बात करें तो हमने पढ़ा है इस तरीके के एंडोर्समेंट होते हैं दैट दे हैव वेव्ड ऑफ, राइट। तो समटाइम्स द पार्टी इज डिस्पेंस्ड विद द रिक्वायरमेंट ऑफ नोटिस कि मुझे नोटिस देने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। अगर ये मान लो डिसऑनर होगा, आप आओगे मेरे पास, इफ आई एम लायबल, मेरे पीछे और कोई प्रायर पार्टी नहीं, आई मेक द पेमेंट, है ना, तो आई डोंट नीड दैट नोटिस, ठीक है। या फिर इन ऑर्डर टू चार्ज द ड्रॉर व्हेन ही हैज़ काउंटरमेंडेड पेमेंट, राइट, देन वी हैव द केस विद पार्टी कुड नॉट, एक मिनट, हाँ ये मुझे लगता है कि इसमें बच्चों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, तो मैं थोड़ा सा आपको ना अच्छे से बताती हूँ। देखो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि नोटिस ऑफ डिसऑनर, भाई पहला केस हमने ये पढ़ा कि व्हेन इट इज डिस्पेंस्ड और वेव्ड बाय द पार्टी, है ना। जैसे हमने वो भी पढ़ा था, एंडोर्समेंट भी एक तरीके का पढ़ा है। दूसरा हमने पढ़ा कि इन ऑर्डर टू चार्ज द ड्रॉर व्हेन ही हैज काउंटरमाइंडेड पेमेंट, मतलब क्या होता है बेसिकली, ड्रॉर खुद ही कैंसिल कर रहा है पेमेंट कि भाई उससे नहीं लेना तो तू दे, है ना, तो ही हिमसेल्फ इज कैंसिलिंग द पेमेंट। तो उस सिचुएशन में क्या हम ड्रॉर को जाके नोटिस देंगे कि भाई तुमने इससे बोला था पेमेंट लेने को, इसने द इंस्ट्रूमेंट हैज़ बीन डिसऑनर्ड बाय नॉन पेमेंट, राइट। तो क्या उसको नोटिस देंगे? द आंसर इज नो, क्योंकि आपने खुद ही बोला है ना, तो यू योर सेल्फ हैव कैंसल्ड इट। नेक्स्ट आता है हमारा, जब पार्टी चार्ज कुड नॉट सफर फॉर वांट ऑफ नोटिस, दिस इज इन जनरल, लाइक आपको नोटिस नहीं मिली, उससे आपका कुछ नुकसान नहीं हुआ, एनीवेज आपके पास नोटिस हम भेजते भी तो भी नहीं पहुंचती, आप तो वहाँ पे घूम रहे थे, है ना, या कुछ भी आपका बहुत ब्रॉड वो है पॉइंट है, और कोई भी केस हमारा कवर हो सकता है। नेक्स्ट, जब पार्टी हमें मिली ही नहीं, हमने उसको बहुत कोशिश की कि उसको ढूंढ के उसको नोटिस दे दें, वो मिली ही नहीं, तो फिर डायरेक्ट कोर्ट का समन, जहाँ पे भी जो भी हमने कोर्ट में भाई दे दिया, ठीक है। नेक्स्ट होता है जब आपका जो ऐसा ओमिशन है, इट इज़ नॉट ड्यू टू माई फॉल्ट, ठीक है, विदाउट द फॉल्ट ऑफ हिज ओन, राइट। तो जैसे मे बी कुछ हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं कि अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस थे, या फिर मेरी गलती नहीं थी, तो ऐसी सिचुएशन में भाई नोटिस नहीं दे पाए, तो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, राइट। व्हेन द एक्सेप्टर इज ऑल्सो द ड्रॉर, तो भाई एक्सेप्टर ही ड्रॉर है, उसी ने मना किया है तो उसको तो पता ही होगा, तो उसको नोटिस क्यों देंगे, ठीक है ना। तो कई बार ऐसा पार्टीज बोलती हैं कि यार हम तो अनकंडीशनली इस इंस्ट्रूमेंट पे पैसा देंगे, तो आपको नोटिस की ज़रूरत ही नहीं है, अनकंडीशनली मतलब अनकंडीशनली, है ना। तो बहुत सारे हमारे केसेस होते हैं, मैंने सोचा था मैं आपको लिखूंगी, बट आई डोंट थिंक दैट्स नीडेड, राइट, इट इज़ ऑल रिटन इन द सजेस्टेड आंसर्स ऑल्सो, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के केसेस। क्वेश्चन नंबर 4 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आई जस्ट से अटेम्प्ट एट योर ओन रिस्क। क्यों? क्योंकि ये एक प्योरली रट्टा क्वेश्चन है। इफ आई एम अ स्टूडेंट, दिस इज द क्वेश्चन आई वुड स्किप राइटिंग इन माई एग्जाम, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैं एक ऐसी स्टूडेंट हमेशा से रही हूँ कि भाई मेरे को ना थोड़े कंसेप्ट ज़्यादा मज़ा देते हैं, मुझे चीज़ें जो रटनी होती है कि यार यहाँ पे पेनाल्टी है 1 लाख की, यहाँ पे पेनाल्टी है 1 करोड़ की, यहाँ पे पेनाल्टी है 10,000 की, वो डिफिकल्ट होती है। एंड आई हैव एक्सपीरियंस द सेम विद माई स्टूडेंट्स ऑल्सो। मतलब 90% ऑफ द स्टूडेंट्स को यार रटने में प्रॉब्लम होती है, दे आर गुड विद द कंसेप्ट, राइट। तो इफ़ यू आर ऑल्सो वन सच स्टूडेंट, तो मुझे लगता है कि आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। एंड इफ गिवन अ चॉइस, भाई वो कर लेना। और अगर आप अच्छे हो रटने में, देखो एग्जाम में आ सकता है और हो सकता है और क्वेश्चंस ऐसे हो जो आपको नहीं समझ में आए, तो फिर आपको यही लिखना पड़ेगा, तो आपको याद तो करना ही है। ऐसा नहीं है कि मैं एग्जाम में अपनी सारी ऐसी रटने वाली चीज़ें छोड़ के चली जाती थी, 100% हम याद करके जाते थे, बट इफ़ गिवन अ चॉइस आई वुड हैव लेफ्ट इट, राइट। तो यहाँ पे मैं सेम चीज़ बोल रही हूँ, क्योंकि ये दोनों के दोनों क्वेश्चन ऐसे हैं। पहला है कि सेक्शन 18 हिसाब से क्या क्या डिडक्शंस होंगे, तो यू हैव टू लर्न ऑल दैट, है ना। तो आपको पूरा का पूरा याद करना पड़ेगा, ठीक है। लॉस ऑफ वेजेस, ये वो, कि हाँ विच माइट बी मेड फ्रॉम, मतलब क्या क्या हम डिडक्शंस कर सकते हैं, भाई फाइन लगते हैं, ठीक है। आप
आपने छुट्टी ले ली, एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी, तो क्या वो डिडक्ट होगा? अनडाउटेडली यस, वो डिडक्ट होगा। आपको हाउस एकोमोडेशन प्रोवाइड किया है, क्या आपकी वो वेजेस से डिडक्ट होगा? यस, वो डिडक्ट होगा, है ना। तो देयर आर अ लिस्ट ऑफ डिडक्शंस जिसको तो आपको पूरा याद करना पड़ेगा, है ना। टैक्स कटता है, टीडीएस कटा, तो क्या वो आपके वेजेस से डिडक्ट नहीं होगा? होगा मैम, right? And likewise we have the penalties under section 14 of EPF and miscellaneous provisions act. तो penalties भाई आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। आपने contribution नहीं दिया, right? तो huge list, section 14, है ना। तो you have to write it and you have to learn it. Okay, so that I'm not discussing. Question number 5, A. Describe the legal provisions relating to the procedure of alteration of memorandum under section 13. So alteration of memorandum पूरा का पूरा हमसे पूछ लिया है. That means we have to write how a name is going to be altered, है ना. उसके बाद क्या आता है आपका सिचुएशन, जो आपका जो रजिस्टर्ड ऑफिस होता है. यहाँ पे सारे के सारे केसेस आपको नहीं लिखने हैं, बिकॉज इफ योर रजिस्टर्ड ऑफिस इज सिचुएटेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद इन अ सिटी, दैट डज नॉट अमाउंट टू ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम. तो ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम कब होता है? जब आपका स्टेट चेंज होता है, तो आपको वो चीज़ ही लिखनी है. नेक्स्ट आपका आता है ऑब्जेक्ट के बारे में. ऑब्जेक्ट में क्या है? हमने एक ही चीज़ तो पढ़ी है कि ऑब्जेक्ट क्लॉज कैन बी ऑल्टर्ड बाय पासिंग एसआर, दैट इज नॉट द प्रॉब्लम. बट इफ यू हैव मनी अनयूटिलाइज्ड बाय इशूइंग प्रोस्पेक्टस, आपने प्रोस्पेक्टस इशू किया था, पब्लिक से पैसे उठाए, बोला कि हम ये करेंगे, और आपने ऑब्जेक्ट बदल दिया और आप कुछ और कर रहे हो, बिकॉज यू स्टिल हैव अनयूटिलाइज्ड मनी. मतलब आपने जो पैसे उठाए थे उसको अभी आपने पूरा यूटिलाइज नहीं किया, उसके पहले आप ऑब्जेक्ट बदलना चाहते हो. तो ऐसी सिचुएशन में आपको न्यूज़पेपर में बताना होता है देयर आर डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स, जिनको आपको एक एग्जिट अपॉर्चुनिटी देनी होती है, एंड देन यू कैन मूव फॉरवर्ड, राइट. तो आपको ऑब्जेक्ट क्लॉज में वो पर्टिकुलर पॉइंट लिखना पड़ेगा. तो मेनली आपको यही 3 क्लॉजेज हैं. इसके बाद हमारी ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम की चीज़ें आती हैं कि हर ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम की फाइलिंग होती है ना. इट हैज़ टू बी नोटेड इन एवरी कॉपी. वो सारी इन जनरल चीज़ें आती हैं. तो हम नेम से स्टार्ट करते हैं. नेम की अगर हम बात करें तो नाम चेंज कर सकते हो, अनडाउटेडली येस, पर उसके लिए हमें सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए होता है. हाउएवर इफ यू आर कन्वर्टिंग योर कंपनी फ्रॉम प्राइवेट टू पब्लिक या पब्लिक टू प्राइवेट, तो उसमें भी नाम चेंज होता है, प्राइवेट हटता है ना, या ऐड होता है. तो इन दैट केस यू डू नॉट नीड सीजीज अप्रूवल, राइट. जब हमें अप्रूवल मिल जाता है, हमारा एसआर पास हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, आरओसी के पास नेम रिजर्व तो हमने किया ही है, तो आरओसी को हम बताते हैं. आरओसी क्या करेगा, दैट ROC will issue us a new certificate of incorporation in place of the old one, right. सिचुएशन क्लॉज की अगर हम बात करें तो सिचुएशन क्लॉज में भी हमें सीजी का अप्रूवल लगता है. सीजी का अप्रूवल बेसिकली, हाँ, आप सीजी का ये अप्रूवल याद रखो, आरडी को है डेलीगेटेड, बट ठीक है, लेट्स कीप इट सिंपल, राइट. तो सीजी का हमें अप्रूवल लगता है, ठीक है. तो यहाँ पे हमें क्या क्या चाहिए होगा, सीजी विल एंश्योर एंड सेटिस्फाई कि भाई आप ये जो उठा के ऑफिस यहाँ से दूसरी स्टेट में ले के जा रहे हो, क्या आपने अपने क्रेडिटर्स की कंसेंट वगैरह ली है या नहीं ली है. दूसरा, आपने क्या क्रेडिटर्स को डिस्चार्ज कर दिया, या फिर यू हैव मेड देम सफिशिएंट अरेंजमेंट्स या एडिक्वेट सिक्योरिटी प्रोवाइड की अपने क्रेडिटर्स को. ऐसा तो नहीं है कि आप पैसा ले रहे हो, स्टेट से निकल ले रहे हो, दूसरे स्टेट में चले जा रहे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है. तो इन सब चीज़ों का हम ध्यान रखते हुए क्या करते हैं, वी फाइल, राइट. हमें सीजी का अप्रूवल मिल गया, हम ये दोनों जगह, मतलब दोनों आरओसी में क्या करेंगे, ऑल्टर्ड मेमोरेंडम, सीजी का अप्रूवल, राइट, ये सब के सब फाइल करते हैं. और जिस स्टेट में अब हम जा रहे हैं, वहाँ का जो आरओसी है वो हमें एक नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देता है, और फिर हम काम करते हैं. ऑब्जेक्ट क्लॉज मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया. ऑल्टरेशन हर मेमोरेंडम आप दोगे ही दोगे, वो भी मैंने आपको बता दिया, राइट. तो इन जनरल जो पॉइंट्स हमारे आते हैं, तो ये सारे के सारे आपको लिखने ही लिखने होंगे. उसके बाद आता है हमारा एग्जामिन द प्रोविजंस रिलेटिंग टू रेम्यूनरेशन पेबल टू डायरेक्टर्स इंक्लूडिंग एनी मैनेजिंग और होल टाइम डायरेक्टर अंडर कंपनीज एक्ट. दिस क्वेश्चन आई बिलीव शुड नॉट बी आस्क्ड एट इंटर लेवल, पर फिर भी पूछा है, और आपके सिलेबस में भी थोड़ा सा पार्ट डायरेक्टर का ऐसे ही डाल दिया है, और हमेशा उससे क्वेश्चन आता है. बच्चे जब मुझसे आके पूछते हैं कि मैम इंटर में क्या टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आई वुड सजेस्ट कि डायरेक्टर्स पढ़ के जरूर जाना है. इतना सा पोर्शन है, बट उससे क्वेश्चन जरूर आता है, कंसिस्टेंटली आता जाता है ना. तो थोड़ा सा वियर्ड है, क्योंकि फाइनल लेवल पे आप डायरेक्टर्स का एक्चुअली एसेंस एंजॉय करते हो, और यहाँ पे बस ऐसे थोड़ा सा एक वो तड़का लगा है, बट वो तड़का ही बड़ा काम कर जाता है ना. तो यहाँ पे रेम्यूनरेशन की बात है. अच्छा, एक मैं यहाँ पे छोटा सा ना करेक्शन कराना चाहती हूँ, क्योंकि मैं आंसर्स को गो थ्रू कर रही थी जब, तो आई फाउंड एन एरर. हाँ, क्योंकि एक बच्चे ने मुझसे एक्चुअली डाउट पूछा था, तो मैंने देखा था
ये यहाँ आ जाओ। ये सेक्शन 198 लेज डाउन द ओवरऑल मैक्सिमम। बेटा आपको जो पता है वो सही पता है। दिस इज सेक्शन 197 ओनली। 196 हमारा अपॉइंटमेंट का होता है, 197 हमारा रेम्यूनरेशन का होता है, ठीक है। 198 में हम प्रॉफिट्स की बात करते हैं। तो ये यहाँ पे थोड़ी सी एरर है, तो आप इससे प्लीज़ बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। और यू हैव टू रिमेंबर दैट इज सेक्शन 197 ओनली, राइट। वी आर डिस्कसिंग अबाउट द रेम्यूनरेशन। तो रेम्यूनरेशन कैसी होती है, रेम्यूनरेशन कौन फिक्स करता है? ऑफ कोर्स इट इज़ फिक्स्ड बाय इन जनरल मीटिंग यू कैन से, ठीक है। और बाकी हमारे पास कुछ लिमिट्स दी हुई हैं, है ना। तो सेक्शन 197 का पूरा चार्ट है, इफ़ यू रिमेंबर दैट, राइट। अगर आपको नहीं पता है तो आप मैराथन वगैरह में भी देख सकते हो, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा और आपको बड़ा आराम हो जाएगा उससे, ठीक है। तो क्या क्या चीज़ें हैं? ओवरऑल मैनेजरियल रेम्यूनरेशन कितनी है? 11%। कि आप 11% ऑफ प्रॉफिट से ज़्यादा किसको? वी आर टॉकिंग अबाउट MD, वी आर टॉकिंग अबाउट WTD, वी आर टॉकिंग अबाउट मैनेजर। ये हमारे क्या होते हैं कि इस चैप्टर में जिनकी हम बात करते हैं हम उनके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जो टोटल मैनेजरियल रेम्यूनरेशन हम पे करते हैं टू द डायरेक्टर्स, और इनफैक्ट यहाँ पे मैं सारे के सारे डायरेक्टर्स लिख देती हूँ बिकॉज वो स्पेसिफिकली उनकी कुछ चीज़ें अलग हैं। जब हम ओवरऑल मैनेजरियल रेम्यूनरेशन की बात कर रहे हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, वी आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, है ना। तो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स मतलब हमारे क्या हो गए? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हो गए, हमारे पार्ट टाइम डायरेक्टर्स हो गए, हमारे सब हो गए, है ना। किसको क्या एंटाइटलमेंट होता है आप बहुत डिटेल में डायरेक्टर्स के चैप्टर में पूरी चीज़ें पढ़ोगे बाद में, ठीक है। फिलहाल क्या है, ठीक है मैम। अब रेम्यूनरेशन हम इनको कैसे दे सकते हैं? मंथली बेसिस पे भी दे सकते हैं या नेट प्रॉफिट्स ऑफ द परसेंटेज पे भी दे सकते हैं कि 1% ऑफ प्रॉफिट पे इनको हम देते हैं, या फिर हम मंथली इनको 1 लाख देते हैं। बट एट द एंड ऑफ द ईयर वी हैव टू चेक एंड एसेस कि यार पूरे साल में अलाउड था 11% ऑफ प्रॉफिट विच कम्स आउट टू बी लेट्स से 15 lakhs, और हमने तो इनको सारे जो रेम्यूनरेशन दी है वो 50 लाख दे दिए, तो ये तो हमने गलत दे दिया है ना। तो अब हमें क्या करना है? तो अब उसके अलग अलग रास्ते हैं, उतना डिटेल में फिलहाल हम नहीं जा रहे हैं, ठीक है। तो टोटल मैनेजरियल रेम्यूनरेशन पेबल बाय पब्लिक कंपनी टू इट्स डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर एज वेल एज मैनेजर शैल नॉट एक्सीड 11%। इसका फर्दर बाइफर्केशन होता है, और बाइफर्केशन कहाँ लिखा हुआ है? हाँ, ठीक है। तो ये आप चार्ट से रिवाइज कर लेना, दैट वुड बी वे मोर ईजियर फॉर यू, राइट। और इसके अलावा एक और बात, रेम्यूनरेशन इन एनी अदर कैपेसिटी। इन एनी अदर कैपेसिटी क्या होता है भैया? रेम्यूनरेशन तो तुमको मिल रहा है फॉर डायरेक्टर्स। अब एक कोई डायरेक्टर है जिसको बहुत एक्सपर्ट नॉलेज है उसकी सॉफ्टवेयर्स की, राइट। सो लेट्स से कि कुछ बग आया, राइट, और उसके लिए उस समय टेक्नीशियन नहीं था, और उस डायरेक्टर ने क्या किया? वो सपोर्ट किया, उसका टाइम लगा, उसने उसको दिया गया कि यार देखो तुमने ये हेल्प किया है और ये तो हमारा बजट है, तो यू आर एंटाइटल फॉर एन अमाउंट ऑफ 10,000 विच इज़ ओवर एंड अबव द डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन पेड। तो क्या वो ले सकता है? द आंसर इज येस, ले सकता है। इन जनरल आप नहीं ले सकते हो, ठीक है, बट मतलब रेम्यूनरेशन आपकी उतनी ही रहेगी। बट अगर आपको रेम्यूनरेशन पे की जा रही है फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज विच यू आर रेंडरिंग, तो वहाँ पे कोई भी लिमिट इंक्लूडेड, मतलब कोई भी लिमिट नहीं है। तो यहाँ पे आपको फिर जितना भी लगता है उतना आप ले सकते हो। जैसे लॉयर है, अगर मान लो कि कोई है बहुत लीगल एक्सपर्ट है तो वो लीगल सर्विसेज भी दे रहा है, तो उसके लिए आप अलग से चार्ज कर सकते हो, उसमें कोई लिमिट नहीं है। दैट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ योर डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन, ठीक है। ओके, now what are the duties of an auditor provided in section 143? अब देखो ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर इज अगेन अ वेरी वाइड टॉपिक, और बहुत सारी ड्यूटीज आती है रिपोर्टिंग में, इसमें उसमें, इंक्वायरी करो, ये करो, वो करो। तो आप उतनी चीज़ें लिख सकते हो अनडाउटेडली, येस, बट क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिकली ऐसे बोला हुआ है कि सेक्शन 143 में आप बताओ, तो बहुत ज़्यादा हम रूल्स में इधर उधर नहीं जाते हैं। हम सेक्शन 143 यहाँ पे रिप्रोड्यूस किया गया है, ठीक है। अब सेक्शन 143 में क्या आता है कि जब हम ड्यूटीज़ ऑफ ऑडिटर्स की बात करते हैं तो भाई ऑडिटर हैज़ टू रिपोर्ट ऑन द अकाउंट्स विच हैव बीन एग्जामिन्ड बाय हिम, है ना। तो आपको रिपोर्ट किसको देनी है? मेंबर्स को देनी है। इसके अलावा आपको और क्या करना होता है? यू हैव टू रिपोर्ट ऑन इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल, यू हैव टू रिपोर्ट ऑन फ्रॉड, जो सेक्शन 143(12) में हम पढ़ते हैं कि अगर फ्रॉड आइडेंटिफाई करते हो तो आपको रिपोर्ट करना होता है ना, तो वो चीज़ें हमने पढ़ी हैं। तो ये बेसिक रिपोर्टिंग की बात करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो
अगर आपकी रिपोर्ट में कहीं पे भी क्वालिफिकेशन है तो उसमें रीजंस भी होंगे। चार्ज्ड, थोड़ा सा कुछ मेरी पेंसिल में इशू है, खैर कोई बात नहीं। इसके अलावा हम क्या करते हैं, हम गवर्नमेंट ऑडिट, ब्रांच ऑडिट, क्योंकि सेक्शन 143 में हम ये पढ़ते हैं तो हम उसके बारे में भी यहाँ पे लिख देंगे। फ्रॉड के बारे में तो हमने लिख ही दिया है ना, हम बता ही दिया आपको, ठीक है। बाकी आप एक्स्ट्रा और लिख सकते हो क्योंकि मैंने भी आपको पढ़ाई हैं और ऑब्वियसली देयर आर मोर ड्यूटीज़, ठीक है। सो यू हैव टू, दिस इज़ द आंसर विच आई डू नॉट रियली अप्रिशिएट ऑफ द इंस्टीट्यूट। तो आप लिख सकते हो चीज़ें। और मैं आपको एक बात छोटी सी और बता दूं, चलो आंसर राइटिंग में बताऊंगी, ठीक है, व्हेन आई टेक दैट आंसर राइटिंग सेशन तब बताऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एनालाइज द पावर्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। एग्जैक्टली द सेम क्वेश्चन हमने फाइनल के भी एमक्यूपी में भी देखा है कि पावर्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पूछा गया है, ठीक है। हाँ, पावर्स ऑफ बोर्ड क्या होती हैं, सेक्शन 179 में दी हुई हैं, राइट। देयर आर सर्टेन रिस्ट्रिक्शन ऑन पावर्स ऑफ बोर्ड एंड उसमें से 3 पावर्स ऐसी होती हैं विच में बी डेलीगेटेड टू अ डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, राइट। तो डेलीगेट भी हो सकती हैं। आप कि कौन सी पावर्स हैं, सी फर्स्ट ऑफ ऑल इन जनरल इफ आई आइडेंटिफाई, हर वो काम जो एक कंपनी कर सकती है वो उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी कर सकते हैं, है ना, अनलेस यू आर बीइंग रिस्ट्रिक्टेड बाय रेजोल्यूशन, और आप एक्ट, मेमोरेंडम, आर्टिकल्स कहीं पे भी आपको बोल रहा है कि नहीं ये काम तो शेयर होल्डर्स करेंगे। जैसे इफ यू वांट टू ऑल्टर योर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, तो क्या दिया हुआ है, दिस कैन बी डन बाय स्पेशल रेजोल्यूशन, मतलब मेंबर्स ये कर सकते हैं, ये पावर बोर्ड के पास नहीं है। तो कंपनी अपने आर्टिकल्स को ऑल्टर कर सकती है पर वो काम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं कर सकते। वो काम कौन कर सकता है, शेयर होल्डर्स कर सकते हैं, उनके पास वो पावर्स रिजर्व है ना। तो ये है हमारा पूरा का पूरा सीन। सो बोर्ड की अगर हम बात करें तो you can do whatever the company can do subject to the provisions contained in MOA, AOA, Act or any resolution which has been passed। तो आप उनके इनकंसिस्टेंट कुछ नहीं कर सकते। अब कुछ पावर्स ऐसी होती हैं which are exercisable at board meeting, राइट। बोर्ड जो भी फैसले लेते हैं वो या तो मिलते हैं और रेजोल्यूशन पास करते हैं या फिर वो सर्कुलेट करते हैं एंड देयर इज अ रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन विच इज बीइंग पास्ड, ठीक है। अब कौन कौन सी पावर्स हैं जो सेक्शन 179 में हम पढ़ते हैं, सबसे पहला आप कॉल मंगा सकते हो शेयर होल्डर्स से, है ना। आप उनको सिक्योरिटीज़ वगैरह मतलब आप इशू कर सकते हो। उसके बाद अगर मैं बात करूँ बायबैक है, ठीक है। आप एडॉप्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मतलब अप्रूवल, नॉट एडॉप्शन, एडॉप्शन इज डन बाय द मेंबर्स, बट हाँ पहले उसको बोर्ड अप्रूव करता है और साइन करता है ना। आप बिजनेस अमालगमेट कर सकते हो, डाइवर्सिफाई कर सकते हो, टेक ओवर कर सकते हो, ये सब कर सकते हो। एंड देन देयर आर 3 बिग पावर्स। बिग पावर्स मतलब नॉट आइडियली बिग, बट मैंने उसको शॉर्ट फॉर्म बनाया हुआ है, बोरोइंग, इन्वेस्टिंग एंड ग्रांटिंग लोन्स, BIG, ठीक है। ये 3 पावर्स डेलीगेट होती है, इसलिए मैं अलग से आपको पढ़ाती हूँ, ठीक है। तो इट मे बी डेलीगेटेड टू डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, एक कमिटी को, किसी प्रिंसिपल ऑफिसर को, किसी को भी डेलीगेट की जा सकती है। तो यहाँ पे बहुत सिंपल है और ये आपको पावर्स लिख देनी है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ एथिक्स एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ एथिक्स। सो अगेन वेरी सिंपल, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एथिक्स। तो हमने मीटा एथिक्स पढ़ा है, हमने नॉर्मेटिव एथिक्स पढ़ा है, हमने अप्लाइड एथिक्स पढ़ा है ना। तो मीटा एथिक्स क्या होता है, मॉरल जजमेंट होता है हमारा। और बेसिकली अगर हम अप्लाइड एथिक्स की बात करें तो कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक्स होते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ एथिक्स, अच्छा मैं एक चीज और यहां पे बोलूंगी फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, मैंने एक ना एथिक्स का रिवीजन सेशन डाला हुआ है, ठीक है। एक आपको रिवीजन मैराथन मिलेगी, ठीक है। आप उसको देखो, आपका ये सारा डाउट कन्फ्यूजन शायद बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं है, बहुत कम टाइम में पूरा का पूरा CMA इंटर लॉ का एथिक्स का रिवीजन कराया है इन अ वेरी इफेक्टिव मैनर कि अगर आपको समझ में नहीं आया ना, आपको बड़े आराम से समझ में आ जाएगा। आप वो समझो और उसके बाद कुछ चीज़ें जो आपको याद करनी होती है वो आप रिपीट कर करके याद कर लो। अगर लगे कि नहीं मैम इसमें भी एक आध डाउट रह गया है तो और पीछे जाना थोड़ा सा। और लास्ट अटेम्प्ट में मैंने एक एथिक्स का लाइव रिविजन सेशन लिया था, लाइव रिविजन सेशन, ठीक है। वो अप्रॉक्सीमेटली 2 से 2.5 घंटे का, 2.5 घंटे का या 3 घंटे का कुछ है। उसमें तो एक एक चीज़ एकदम आर पार हो जाएगी, ठीक है। सो इट्स इन डिटेल, एक्सेसिव इन डिटेल, है ना। बट ऑफ कोर्स जो बच्चे बहुत डिटेल नहीं पढ़ सकते उनको थोड़ा छोटा चाहिए होता है, और छोटा नहीं पढ़ सकते और छोटा चाहिए होता है। सो दैट्स वाई
वी कीप ऑन प्रोवाइडिंग द रिसोर्सेज वी कैन, है ना। चलो नेक्स्ट है हमारा, डिस्क्राइब द रोल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन रिलेशन टू वैल्यूज एंड एटीट्यूड्स ऑफ प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स। देखो यार, बहुत सिंपल सी चीज़ है। रोल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग की अगर हम बात कर रहे हैं, हम किसी भी रोल की बात करें, किसी भी चीज़ में बात करें, जैसे मान लो एक क्रिकेट एनालिस्ट ही है, तो भाई उसका काम क्या होता है यार, वो बताता है। जैसे कोई एक बॉलर है, वो कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, कुछ गलत परफॉर्म कर रहा है, और उसको तभी प्रॉब्लम होती है जब ऐसी वाली रफ पिच होती है, लेट्स से फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो अब जो एनालिस्ट है उसका काम क्या था, एनालिस्ट का काम था कि भाई उसने वो इंफॉर्मेशन जनरेट की कि हाँ देखो यहाँ 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 उसको प्रॉब्लम हुई, सेम पिच थी, ऐसे करके जनरेट की। क्यों? ताकि ये इंफॉर्मेशन यूजफुल हो फॉर मैनेजमेंट। तो एक मैनेजमेंट टूल उसने बनाया है ना, तो उसने वो ये काम किया। अब क्या करेंगे, मैनेजमेंट एक्शन लेंगे कि ऐसी ऐसी पिच पे क्या करें, बॉलर को ये ट्रेनिंग दे या फिर यहाँ पे चेंज कर दे, ठीक है। तो उन्होंने कुछ एक्शन लिए, आप उसका रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हो, ये एक्शन लिया, क्या इसका रिजल्ट आया, उसके बेसिस पे आपको पता चला। और फिर वहाँ पे आपको लगा कि नहीं, यहाँ पे दिस इज द एरिया विच नीड्स इंप्रूवमेंट, तो आप वहाँ पे क्या कर रहे हो, अटेंशन उनका लेके आ रहे हो, नहीं देखो यहाँ पे इस पे वर्क करो, ठीक है। तो ये ऐसे काम करते हैं कि नहीं करते हैं? तो यहाँ पे सेम चीज़ है यार, प्रॉब्लम सॉल्विंग, स्कोर कीपिंग और अटेंशन डायरेक्टिंग, ये तीन चीज़ें आपको एकदम अच्छे से रटी हुई होनी चाहिए, ठीक है। ये तीन चीज़ें तो आप लिख ही दोगे, उसके बाद आपको इलाबोरेट करके रोल लिखना है, विच इज़ डिपेंडेंट ऑन द लैंग्वेज दैट यू यूज़। ये तीन चीज़ मस्ट है, ओके। एंड देन वी हैव द लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन, दो हमारे केस स्टडीज हैं, ठीक है। पहला क्या है, पहला है हमारा, एक्स ऑफर टू सेल हिज हाउस टू वाई फॉर 50,000। एक्स ने क्या किया, वाई को एक ऑफर दिया कि मैं अपना घर तुमको बेचना चाहता हूँ 50,000 में। वाई ने एक्सेप्ट कर लिया वो ऑफर वाया ईमेल। ऑन द नेक्स्ट डे वाई सेंट अ फैक्स रिवोकिंग द एक्सेप्टेंस विच एक्स रीच्ड एक्स बिफोर द ईमेल। तो थोड़ा सा स्टूपिड लिखा है, ठीक है। टेक अ डीप ब्रेथ। अगर एग्जाम में ऐसे टाइप के क्वेश्चंस हैं जो आपको लगे कि यार ये मैम क्या लिख रहा है, तो बड़ा कंफ्यूजिंग से क्या अंडबंड लिख रहा है, पहली बात तो मेल पहुंचा, मेल के पहले फैक्स दूसरे दिन पहुंच गया, क्या बोल रहा है, उसने रीड किया ये बोलता तो फिर भी समझ में आता है ना। तो बहुत सारी चीज़ें कभी कभी आपको स्टूपिड सी लगेंगी, बट एग्जाम में ना प्रॉब्लम पे फोकस नहीं करना है, सोल्यूशन पे फोकस करना है कि इसमें क्या पूछना चाह रहे हो और हम क्या लिखें कि हमें नंबर मिले, है ना, क्योंकि यही है। अब आप उठ के जा नहीं सकते उस समय कि हम इंस्टीट्यूट से बहस करेंगे और पूछेंगे कि आपने ये क्या किया है ना। तो एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ रिवोकेशन, क्या ये रिवोकेशन वैलिड है या नहीं है। इंस्पेक्ट वेदर इट वुड मेक एनी डिफरेंस अगर बोथ द ईमेल ऑफ एक्सेप्टेंस एंड द फैक्ट्स ऑफ रिवोकेशन रीच एक्स एट द सेम टाइम, ठीक है। अब उसने बोल ही दिया है कि अगर पहले पहुंचा है, गलत पहुंचा है, तो भाई ठीक है, आपने कह दिया कि ईमेल बाद में आया, फैक्स पहले आ गया, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। तो हम मान लेंगे कि रिवोकेशन क्या है, वैलिड है, ठीक है। अब दूसरी सिचुएशन, अगर दोनों एक साथ आया तो क्या होगा। अगर दोनों एक साथ आया तो मैंने जिसको पहले पढ़ा वो काम का हो गया, ठीक है। तो अगर मैंने ईमेल पहले पढ़ लिया देन द रिवोकेशन इज नॉट पॉसिबल, बट अगर मैंने फैक्स पहले पढ़ लिया देन इट्स फाइन, ठीक है। अब जिसको जिसको इसमें कंफ्यूजन होता है कि यार मैम ये क्या होता है, ऑफर का रिवोकेशन की डेट, एक्सेप्टेंस के रिवोकेशन की डेट, ऑफर पहुंचा, ये बहुत सॉलिड कंफ्यूजन है। तो अगेन देयर इज़ अ वंडरफुल वीडियो जो स्पेसिफिकली मैंने इसके लिए बनाया है। आई विल सी इफ़ आई कैन एट द लिंक इन द कमेंट्स, राइट। तो आप उस वीडियो को देख लो, आपका ज़िंदगी भर के लिए कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर इज एन एडवांटेज इन केस बेस्ड क्वेश्चन। मैं हमेशा स्टूडेंट्स को बोलती हूँ ज़रूर करो, उसमें आपको कंसेप्ट कम लिखना पड़ेगा और आपको मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे। Mr. Dilip Kumar, a director, resigns from his office and with effect from 15th April 2024 by tendering his resignation letter addressed to the chairman. The letter reaches to the desk of chairman on 25th. 15 को उसने वो डेट थी और वो पहुंचा 25 तारीख को। मिस्टर दिलीप कुमार डिड नॉट फॉरवर्ड अ कॉपी ऑफ हिज रेजिग्नेशन टू द रजिस्ट्रार। भाई जो ये डायरेक्टर थे, इन्होंने कंपनी को तो रेजिग्नेशन दे दिया पर इन्होंने रजिस्ट्रार को, आरओसी को नहीं दिया, ठीक है। बोर्ड ने आरओसी को इन्फॉर्म नहीं किया ऑन द ग्राउंड दैट द सेम लेटर हैज बीन नॉट बीन फॉरवर्डेड टू रजिस्ट्रार। अच्छा,
बोर्ड ने एक्सेप्ट ही नहीं किया, बोर्ड ने कहा तुमने आरओसी को इसको फॉरवर्ड नहीं किया है तो हम इसको एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। अब डायरेक्टर बोल रहा है मुझे फॉरवर्ड करने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं क्यों फॉरवर्ड करूं, ठीक है। तो अब आपको पूछा गया है एनालाइज द सिचुएशन एंड डिस्कस। देखो बेसिक सी बात क्या आती है कि भाई जब कभी भी डायरेक्टर रिजाइन करेगा तो डायरेक्टर क्या करता है, वो नोटिस किसको देता है, कंपनी को। कंपनी की ड्यूटी बनती है टू इंटीमेट इट टू द रजिस्ट्रार, है ना, विद इन 30 डेज। हाँ, एक चीज़ ज़रूर लिखी हुई है, जब हम रेजिग्नेशन का सेक्शन पढ़ते हैं सेक्शन 168, तो उसमें बेसिक चीज़ लिखी हुई है दैट डायरेक्टर मे ऑल्सो फॉरवर्ड हिज रेजिग्नेशन अलॉन्ग विद द डिटेल रीजंस। मतलब इट इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर द डायरेक्टर टू फॉरवर्ड द रेजिग्नेशन, वो चाहे तो भेज सकता है, ऑप्शन है कि भाई आप भी भेज सकते हो, जस्ट टू बी द सेफ साइड, क्योंकि डायरेक्टर इज कंटिन्यू टू बी रिस्पॉन्सिबल, है ना, जब तक ये पब्लिकली पता नहीं चल जाता ही इज नो मोर अ डायरेक्टर, है ना। तो वो भी भेज सकता है कि पता नहीं ये लोग क्या करें क्या नहीं करें, है ना। और वो जो रेजिग्नेशन होता है ना, उसका टाइम क्या होता है भाई, आपने जो भी डेट स्पेसिफाई की है नोटिस में, ठीक है, या फिर आप जो डेट पे दे रहे हो विच एवर इज लेटर, वहाँ से हमारा क्या हो जाता है, रेजिग्नेशन इफेक्टिव हो जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो क्या डायरेक्टर ने कुछ गलत किया है, द आंसर इज नो, डायरेक्टर इज नॉट एट फॉल्ट। और जो इनका रेजिग्नेशन है बोर्ड को एक्सेप्ट करना ही करना पड़ेगा, वो सिर्फ इस ग्राउंड पे रिजेक्ट नहीं कर सकते दैट यू हैव नॉट सेंट इट टू आरओसी, ठीक है। आप जब सजेस्टेड आंसर देखोगे तो वहाँ पे एक केस लॉ भी दिया हुआ है सौमल दिलीप मेहता का, राइट। मे बी मोस्ट ऑफ यू विल नॉट रिमेंबर द केस लॉ, विल नॉट इवन नो द केस लॉ, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, यू नो द क्वेश्चन, यू नो द सेक्शन, आप आंसर लिखिए, ठीक है। ओके, सो दैट्स इट, राइट, थैंक यू।